Good afternoon, all. Today we are studying a new topic, that is design of flexural member. In the previous lecture, we have seen the different type of the connections. I hope everybody have done with the your design of the tension member and compression member, because some of the concepts of the compression member and tension member is required for the flexure member. The flexure member is nothing but it is simply beam. ओके, दैट इज़ द मेंबर विच इज़ सब्जेक्टेड टू द बेंडिंग, उसको हम लोग यहाँ पे फ्लेक्चर मेंबर बोलते हैं यहाँ पे। तो वही हम लोग कंसिडर करेंगे कि वो बीम रहेगा। सो बिफोर स्टार्टिंग द स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉर द फ्लेक्चर मेंबर, लेट अस कंसिडर द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ऑलरेडी वी हैव सीन द योर प्लास्टिक एनालिसिस। सो ऑन द बेसिस ऑफ द प्लास्टिक एनालिसिस हम लोग फ्लेंज क्राइटेरिया और वेब क्राइटेरिया से यहाँ पे 4 सेक्शंस कंसिडर करते हैं। दैट इज़ first one, that is plastic section, then compact section, then semi compact section, and then slender section. ओके, ऑलरेडी IS कोड में भी तुम लोगों को ये क्राइटेरिया दिया रहेगा। फ्लेंज क्राइटेरिया, फ्लेंज क्राइटेरिया मीन्स दैट इज B विड्थ ऑफ द फ्लेंज डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ द फ्लेंज, ये क्राइटेरिया से एक। और दूसरा है तुम लोगों का वेब क्राइटेरिया, दैट इज डेप्थ ऑफ द वेब डिवाइडेड बाय योर थिकनेस ऑफ द वेब। ओके, डिपेंडिंग ऑन दिस रेशो ये 4 सेक्शन यहाँ पे तुम लोगों के क्लासीफाई होते हैं, दैट इज़ प्लास्टिक, कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट और स्लेंडर। नॉर्मली अगर ग्राफ से अगर हम लोग देखेंगे, प्लास्टिक एनालिसिस के स्टडी से अगर हम लोग देखेंगे, तो स्लेंडर सेक्शन का जो कर्व रहता है, देखो यहाँ पे हम लोग अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अगर देखते हैं, यहाँ से अगर चेक करोगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द स्लेंडर सेक्शन, हम लोग जैसे जैसे लोड अप्लाई करते हैं तो अप टू दी आउटर एज तक तुम लोग का यील्डिंग होता ही नहीं है, तो उस सेक्शन को हम लोग स्लेंडर सेक्शन बोलते हैं। ओके, ये क्रॉस सेक्शन का तुम लोगों का स्ट्रेस डायग्राम है। तो आउटर फाइबर के ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेसेस है, लेकिन इट इज़ लेस देन Fy, वेयर Fy इज नथिंग बट यील्ड स्ट्रेस। तो अगर हम लोग यहाँ पे मोमेंट का डायग्राम निकालते हैं विद द कर्वेचर, तो यहाँ पे अपने को ऑब्जर्व होगा कि यहाँ पे ये मोमेंट MP तक या फिर यील्डिंग तक जाता ही नहीं है। ओके, यील्डिंग से पहले ही यहाँ पे डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो इट इज स्लेंडर सेक्शन, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा मटेरियल यूज ही नहीं हुआ है। सेकेंड हम लोगों का आता है दैट इज सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन। इसमें तुम लोगों का जो मैक्सिमम तुम लोगों का जो वी कैन से स्ट्रेस रहेगा फाइबर्स में, इट इज़ नथिंग बट यील्डिंग स्ट्रेस। यील्डिंग स्ट्रेस के आगे वो जाता ही नहीं है, उससे पहले ही ये फेल हो जाता है। तो सेमी कॉम्पैक्ट में अगर हम लोग स्ट्रेस डायग्राम देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रेस डायग्राम ऑब्जर्व कर सकते हैं। आउटर फाइबर जो है इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस जो है इट इज़ नथिंग बट Fy, दैट इज़ यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस तुम लोगों को पता ही रहेगी। ओके, तो मोमेंट, यील्डिंग मोमेंट तक यहाँ पे तुम लोगों का मैक्सिमम तुम लोगों का मोमेंट का वैल्यू चला जाता है, दैट इज नथिंग बट सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन। आफ्टर दैट हम लोग का कॉम्पैक्ट सेक्शन आता है। तो कॉम्पैक्ट सेक्शन में तुम लोग का मैक्सिमम जो तुम लोग के इनर फाइबर्स जो है, यहाँ पे अगर तुम लोग चेक करोगे सेमी कॉम्पैक्ट में, तो इनर फाइबर का कैपेसिटी अभी तक बचा हुआ है, बिकॉज इट इज़ रिजर्व। बिकॉज मैक्सिमम कितना वो जा सकता है, दैट इज यील्ड तक जा सकता है, दैट इज यील्ड स्ट्रेस उसमें आ सकती है मैक्स टू मैक्स। तो जैसे जैसे हम लोग लोड बढ़ाएंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे इनर स्ट्रेस जो रहेगी, इनर फाइबर का जो स्ट्रेस रहेगा वो भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। उस हम लोग सेक्शन को बोलते हैं कॉम्पैक्ट सेक्शन। अगर चेक करोगे, दिस इज द डायग्राम ऑफ द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो इसमें ये मैक्सिमम तुम लोग जब MP तक जाओगे, दैट इज प्लास्टिक हिंज फॉर्म होने का ये प्रोसीजर है। तो प्लास्टिक हिंज तक अगर हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हर एक फाइबर, दैट इज़ फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस अप टू द टॉप तक, हर एक फाइबर यहाँ पे यील्ड हो गया है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्ट सेक्शन। आफ्टर दैट तुम लोग का प्लास्टिक सेक्शन जो आता है, इसमें क्या होता है, डायरेक्टली MP के बाद भी वो मूवमेंट कैरी करता है। MP के बाद ऑब्वियसली आफ्टर दिस एप्लीकेशन ऑफ दिस देयर विल बी अनलिमिटेड रोटेशंस। तो वो अनलिमिटेड रोटेशंस मतलब प्लास्टिक हिंज पूरा फॉर्म हो गया है और वो वहाँ पे रोटेशंस क्रिएट कर रहा है। वहाँ पे तुम लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, दैट इज मोमेंट का वैल्यू जो है वो सम एक्सटेंट तक आगे चला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक सेक्शन। तो इसमें तुम लोग टोटल सेक्शंस में ऑब्जर्व कर सकते हो कि मैक्सिमम तुम लोग को जो मोमेंट देगा या फिर मैक्सिमम तुम लोग को रेजिस्टेंस देगा, इट इज़ नथिंग बट प्लास्टिक सेक्शन। तो इसलिए हम लोग जब डिज़ाइन करते हैं, तो नॉर्मली हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो सेक्शन अपने को डिज़ाइन करना है फॉर द फ्लेक्चर मेंबर, उसको हम लोग प्लास्टिक सेक्शन से ही डिज़ाइन करते हैं, एज्यूम करते हैं पहले से। तो डिपेंडिंग ऑन दैट प्लास्टिक सेक्शन, यहाँ पे जो क्राइटेरिया है दैट इज़ B to TF और D to W, ये तुम लोगों को ऑलरेडी IS कोड में दिया रहेगा, तो वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसके लिए थ्योरेटिकल पार्ट है, इफ़ यू वांट वी कैन टेक इट फ्रॉम द PDF, दैट इज़ प्लास्टिक सेक्शन
The cross section which can develop plastic hinges, sustain large rotation capacity required to develop the plastic mechanism are called as the plastic section. These sections are unaffected by the local buckling. अभी ये local buckling मतलब it is the failure criteria जो तुम लोगों को बाद में आएगा ही, हम लोग देखेंगे. तो नॉर्मली जो प्लास्टिक सेक्शन जो रहेगा इट इज़ अनअफेक्टेड बाय द लोकल बकलिंग, तो इसलिए नॉर्मली हम लोग प्लास्टिक सेक्शन यूज़ करेंगे. कॉम्पैक्ट सेक्शन, इन द कॉम्पैक्ट सेक्शन फुल क्रॉस सेक्शन फॉर्म फर्स्ट प्लास्टिक हिंज बट लोकल बकलिंग प्रिवेंट्स द सब्सिक्वेंट मोमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन. यानी कि ये आगे जाता ही नहीं है. इफ़ यू ऑब्जर्व यहाँ पे ये मैक्सिमम एमपी तक पहुँच गया है लेकिन उसके आगे ये फेल हो गया ड्यू टू दी लोकल बकलिंग. बकलिंग इट इज़ द फेलियर ऑफ द कंप्रेशन मेंबर. वो भी कंप्रेशन मेंबर कैसे एक्ट करेगा हम लोग देखेंगे. सो दिस डेवलप full plastic moment capacity MP but fails by the local buckling due to the inadequate plastic hinge rotation capacity. Then next one, that is semi-compact section. In the semi-compact section the extreme fibers reach the yield stress but the local buckling prevents the development of the plastic moment. यहाँ पे अगर तुम लोग ऑब्जर्व कर सकते हो तो सेमी कॉम्पैक्ट में हम लोग मैक्स टू मैक्स यहाँ पे MY तक जाता है, दैट इज यील्डिंग मोमेंट तक जाता है, MP तक नहीं पहुँच पाता है. ओके और स्ट्रेस डायग्राम में देखोगे तो मैक्सिमम जो स्ट्रेस है तुम लोगों का आउटर फाइबर में इट इज FY, दैट इज यील्ड स्ट्रेस. Then the last one, that is slender section. The slender section cannot attain the even the first yield moment because of the premature local buckling of the web or flange. कॉम्पैक्ट सेक्शन स्लेंडर सेक्शन में पहले से ही फेलियर क्रिएट होता है लोकल बकलिंग की वजह से, इसलिए यील्डिंग भी पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए सेक्शन पे भी चेक करोगे तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो रहेगा इट इज़ आल्सो लेस दैन योर FY. तो इसलिए हम लोग इसको स्लेंडर सेक्शन बोलते हैं. लेट अस कंसिडर दिस स्टेप वाइज प्रोसीजर. व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, फ्लेक्चर मेंबर क्यों इम्पॉर्टेंट है अपने को ध्यान में रखना. जब एग्जाम में तुम लोगों को इट इज़ फॉर दी 32 मार्क्स, जो तुम लोगों का फर्स्ट जो क्वेश्चन रहता है इट इज़ ऑफ द 32 मार्क्स, वो 3 प्रोजेक्ट में से रहेगा. फर्स्ट वन दैट इज़ फ्लोर सिस्टम, सेकेंड वन दैट इज़ ट्रस एंड थर्ड वन दैट इज़ प्लेट गर्डर. तो मैक्स टू मैक्स टाइम अभी तक ट्रस्ट और तुम लोगों का फ्लोर सिस्टम पूछा गया है. तो फ्लोर सिस्टम में अपने को क्या रहता है, फ्लोर सिस्टम में अपने को लोड कैलकुलेशन एंड डिज़ाइन ऑफ बीम रहता है. 2 बीम तुम लोगों को डिज़ाइन करने पड़ते हैं, दैट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी. तो इसलिए अपने को ये जो प्रोसीजर है दैट इज़ डिज़ाइन ऑफ द बीम, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो देखो यहाँ पे मैंने वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है. देखो जब मैं बीम डिज़ाइन करता हूँ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बीम. लेट अस फर्स्टली कंसिडर द टाइप्स ऑफ बीम जो हम लोगों ने अभी तक लिया नहीं है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बीम और वी कैन से फ्लेक्चरर मेंबर. That is, one is your laterally supported beam, whereas second one that is laterally unsupported. Laterally supported and laterally unsupported. Wait for a second, आगे अगर कुछ स्लाइड लिखा होगा तो ओके नहीं है. ओके लैटरली सपोर्टेड एंड लैटरली अनसपोर्टेड बीम मतलब क्या रहता है. देखो लैटरली मतलब अलोंग द लेंथ अगर वो सपोर्टेड है तो उसको हम लोग बोलते हैं लैटरली सपोर्टेड, एंड अलोंग द लेंथ अगर कोई सपोर्ट प्रोवाइडेड नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं अनसपोर्टेड. तो इसके लिए एग्जांपल देखो क्या रहेगा. लेट अस टेक आई हैव इमेज, तो इमेज हम लोग देख लेते हैं, इसमें अपने को पता चल जाएगा. ओके ठीक है जाने दो, इमेज तो अवेलेबल नहीं है. यू कैन सी, मैं तुम लोगों को रफली एक इमेज बनाता हूँ, इसमें तुम लोगों को पता चल जाएगा. अगर तुम लोगों का क्रॉस सेक्शन, अगर आई सेक्शन तुम लोगों को दिया है विच इज़ एम्बेडेड इन दी स्लैब में अगर ऑब्जर्व करोगे तो तुम लोग चेक कर सकते हो. स्टील स्ट्रक्चर अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो उसमें तुम लोगों को कभी कभी जो ऊपर का जो फ्लेंज रहेगा या फिर तुम लोगों का आधा बीम जो रहेगा क्रॉस सेक्शन, वो तुम लोगों का स्लैब के अंदर रहता है. तो स्लैब के अंदर रहता है, उससे क्या होता है, इट विल प्रोवाइड दी सपोर्ट टू दी बीम. लेट अस कंसिडर, इसमें ही हम लोग बोल सकते हैं दैट इज द स्लैब इज प्रोवाइडेड अबव द बीम इन सच अ वे दैट द अपर पार्ट इज एम्बेडेड इन द स्लैब. तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं
ये हम लोग स्लैब बोल सकते हैं ऊपर का, दैट इज रेड कलर में जो दिया हुआ है। यानी थ्रू आउट दिस सेक्शन यहाँ पे ये बीम के ऊपर क्या है, यहाँ पे स्लैब है, मतलब ये अपर जो फ्लेंज है इट इज सपोर्टेड बाय दिस स्लैब। भले ये बीम उसको सपोर्ट कर रहा है लेकिन ये लैटरली उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है बीम को भी। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं लैटरली सपोर्टेड। और लैटरली अनसपोर्टेड मतलब सिंपल रहेगा, जो भी हम लोग अगर सिंपली सपोर्टेड बीम अगर कंसिडर करते हैं, एक एंड पे वॉटेवर दोनों से एंड पे अगर यहाँ पे कुछ सपोर्ट प्रोवाइडेड है और बीच में यहाँ पे कोई उसको लैटरली सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं लैटरली अनसपोर्टेड। ओके, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में ये नहीं दिखाई देता है नॉर्मली लैटरली अनसपोर्टेड, नॉर्मली स्टील स्ट्रक्चर में ही तुम लोग को दिखाई देगा। बड़े बड़े प्लांट्स में अगर तुम लोग देखोगे तो हम लोग बीम्स प्रोवाइड करते हैं ओनली टू सस्टेन दी पॉइंट लोड्स, तो एट दैट टाइम उसको हम लोग बोलते हैं लैटरली अनसपोर्टेड। वेर एज अगर हम लोग ने स्लैब प्रोवाइड किया, इट में बी ऑफ द स्टील और इट में बी ऑफ द आरसीसी, लेकिन वो हर एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा ऊपर, तो उसको हम लोग बोलते हैं लैटरली सपोर्टेड बीम। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लैटरली सपोर्टेड बीम जो रहेगा वो टॉर्शन बकलिंग में फेल नहीं होगा, वेर एज लैटरली अनसपोर्टेड बीम है यहाँ पे टॉर्शन बकलिंग पॉसिबल होती है, बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली जो अलॉन्ग द प्लेन है इससे ये बाहर जा सकता है, ड्यू टू विच वहाँ पे टॉर्शन यहाँ पे क्रिएट होगा। तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे लैटरली सपोर्टेड बीम स्टडी करते हैं, ये हम लोग मैनुअली कर लेंगे। वेर एज लैटरली अनसपोर्टेड बीम ये हम लोग IS कोड मेथड से डायरेक्टली इसका डिज़ाइन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं दैट इज स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉर द डिज़ाइन ऑफ बीम विच इज़ लैटरली सपोर्टेड। ओके, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना बिकॉज क्वेश्चन में कभी इंडिकेट किया रहेगा नहीं रहेगा, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन दिया रहेगा, द बीम इज एम्बेडेड इन दिस स्लैब, अदरवाइज स्लैब प्रोवाइडेड है ऊपर, तो ये इसके हिसाब से इसका डिज़ाइन भी चेंज होगा। ओके, स्टेप 1 जो रहेगा वॉट एवर जो टोटल जो है मैंने पूरा स्टेप वाइज ही लिखा हुआ है, दैट इज टोटल 8 स्टेप्स है, टोटल 8 मार्क के लिए कंसिडर करो बिकॉज टोटल 32 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा वो टोटल 32 मार्क्स एक ही डिज़ाइन के लिए नहीं है। ओके, दीज आर दी सम स्टेप्स फॉर द डिज़ाइन ऑफ द बीम। देयर विल बी कैलकुलेशन ऑफ द लोडिंग ऑल्सो, उसके लिए थोड़े मार्क्स हम लोगों ने रिजर्व किए। देन डिज़ाइन ऑफ द मेन बीम, उसके लिए कंसिडर करो कि मैक्स टू मैक्स हम लोग को 8 मार्क्स वहाँ पे मिल सकते हैं। देन कैलकुलेशन ऑफ द सेकेंडरी बीम, देन कैलकुलेशन ऑफ द बीम टू बीम कनेक्शन। तो उसके हिसाब से मैंने इसको 8 स्टेप्स में यहाँ पे डिवाइड किया है। तो फर्स्ट स्टेप जो रहेगा दैट इज नथिंग बट कैलकुलेशन ऑफ द फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड फैक्टर्ड शियर फोर्स। ऑब्वियसली अगर बीम पता है तो उसके ऊपर डिपेंडिंग ऑन द लोडिंग वी कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड मैक्सिमम शियर फोर्स एज इफ इट इज सिंपली सपोर्टेड। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हम लोगों ने, इफ द बीम इज सिंपली सपोर्टेड एंड सब्जेक्टेड टू यूडीएल तो मैक्सिमम बेंडिंग ऑब्वियसली सेंटर पे होगा, तो सेंटर के लिए हम लोग WL² by 8 नॉर्मली निकाल लेते हैं, दैट इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। वेर एज मैक्सिमम शियर फोर्स इज नथिंग बट WL/2, बट वी हैव टू टेक द फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट एंड फैक्टर्ड शियर फोर्स। तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे तो फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट विल बी नथिंग बट यहाँ पे हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। फैक्टर्ड कोई भी चीज़ यहाँ पे फैक्टर्ड करने के लिए हम लोग को 1.5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इट इज़ द फैक्टर्ड। ओके, तो यही फैक्टर अपना है। तो फैक्टर बेंडिंग मोमेंट यहाँ से वॉट एवर वैल्यू मिलेगी, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये हर बार WL² by 8 रहे, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द बीम। इफ द बीम इज सिंपली सपोर्टेड एंड सब्जेक्टेड टू यूडीएल तो हम लोगों ने ये कंडीशन लिया हुआ है। बाकी कोई भी लोडिंग आया तो अपने को एनालिसिस ऑफ द बीम आता ही है, सो वी कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, पोजीशन कहाँ पे रहेगा वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली मैक्सिमम शियर फोर्स भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लोडिंग। जितना भी लोड है यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड रहेगा तो उसको मैं डिवाइड बाय 2 कर लेता हूँ, तो इसलिए ये WL/2 आ गया। तो पॉइंट लोड रहेगा तो W/2 आएगा, तो डिपेंडिंग ऑन दैट आवर वैल्यू विल बी चेंज्ड। तो यहाँ पे फैक्टर्ड शेयर फोर्स के लिए भी हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। वॉट एवर ये जो फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट है और फैक्टर्ड शेयर फोर्स है उसके लिए हम लोग बीम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो उसके बाद सेकेंड स्टेप जो रहता है दैट इज नथिंग बट रिक्वायर्ड प्लास्टिक मॉडुलस एंड इलास्टिक मॉडुलस। ओके, नॉर्मली अपने को बीम डिज़ाइन करना है, मतलब क्या है, वॉट एवर कोई तो प्रॉपर्टी अपने को सिलेक्ट करनी पड़ेगी विच इज़ अवेलेबल इन दिस स्टील टेबल। तो मेन प्रॉपर्टी जो रहता है जिससे हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं इट इज़ नथिंग बट इलास्टिक मॉडुलस। तो इलास्टिक मॉडुलस निकालने के लिए अपने को पहले प्लास्टिक मॉडुलस निकालना पड़ता है, और प्लास्टिक मॉडुलस विल डिपेंड ऑन द डिज़ाइन मोमेंट कैपेसिटी। If you check the IS code on the page number 53,
ओके, क्लॉज नंबर 8.2.1.2 वहाँ पे तुम लोगों को डिज़ाइन मोमेंट दिया हुआ है, दैट इज एम डी विल बी इक्वल्स टू बीटा बी इंटू जेड पी मल्टीप्लाई बाय एफ वाई डिवाइडेड बाय गैमा एम ओ। ये फॉर्मूला है, इट इज़ फॉर द कैपेसिटी ऑफ द मोमेंट। ऑब्वियसली अभी अपने को मोमेंट पता है, फैक्टर्ड मोमेंट, तो हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग यहाँ पे यूज करेंगे। इफ यू नो द बेंडिंग मोमेंट वी कैन फाइंड आउट द ZP वैल्यू। ZP वैल्यू इज नथिंग बट सेक्शन मॉडुलस विच इज प्लास्टिक। Fy इज नथिंग बट yield स्ट्रेस विच इज नथिंग बट 250 फॉर द स्टील, जो हम लोग एक ही स्टील यूज कर रहे हैं तो उसका 250 है। गैमा एमओ इट इज नथिंग बट पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द yielding विच इज 1.1, whereas beta b is depend on the type of this section, that is for the plastic section we are considering beta b as 1। ओके, ये इक्वेशन जब तुम लोग देखोगे पेज नंबर 53 के ऊपर, उसके नीचे ही तुम लोग को बीटा बी का वैल्यू दिया हुआ है। ओके, फॉर प्लास्टिक सेक्शन इट इज़ 1, फॉर कॉम्पैक्ट सेक्शन कितना रहेगा, सेमी कॉम्पैक्ट के लिए कितना रहेगा, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि सेक्शन प्लास्टिक ही रहेगा और बीटा बी का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करता है। So by calculation of this equation we will get the ZP value which is nothing but our section modulus, that is plastic section modulus, where ZP is equals to bending moment multiplied by gamma MO। bending moment मतलब factored bending moment, okay, जो हम लोगों ने यहाँ पे consider किया था factored bending moment multiplied by gamma MO divided by Fy। वही equation को आप लोगों ने simplify कर दिया। After getting the ZP is nothing but section modulus, sorry, plastic section modulus. So now we have the shape factor concept, that is shape factor is nothing but your plastic section modulus to the elastic section modulus। हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया है SA2 में, that is S is nothing but MP divided by ME। तो इसको ही हम लोग रिटर्न सिंप्लीफाई करके इसको बोलते हैं ZP डिवाइडेड बाय ZE। तो ये ZP डिवाइडेड बाय ZE हम लोग यूज करेंगे टू फाइंड आउट दी ZE वैल्यू। वाई? बिकॉज सेक्शन मॉड्यूलस क्या रहता है, सॉरी शेप फैक्टर क्या रहता है, इट इज कांस्टेंट वैल्यू विच इज डिपेंड ऑन दिस सेक्शन। नाउ वी नो दैट वी आर यूजिंग दी आई सेक्शन, ऑब्वियसली हम लोग आई सेक्शन ही यूज कर रहे हैं टोटल डिजाइन के लिए, तो आई सेक्शन कौन सा भी रह सकता है, लेकिन शेप उसका कांस्टेंट ही है, वो आई सेक्शन ही रहेगा। तो इसलिए आई सेक्शन के लिए तुम लोगों का शेप फैक्टर तुम लोगों का कांस्टेंट रहने वाला है। So by using this concept we can find out the ZE value which is nothing but elastic section modulus which is equals to ZP divided by S, और S का वैल्यू जो रहेगा it is 1.14 which is constant for the I section। तो इसलिए I section के लिए तुम लोग यहाँ पे ये constant consider कर सकते हो, it is 1.14। So if you get the ZE value, whereas ZE value is nothing but जो तुम लोगों को स्टील टेबल में इंडिकेट किया रहेगा that is ZXX। ओके, वॉट एवर ZXX अपने को जो रिक्वायर्ड है वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस इक्वेशन। सो बाय ऑब्जर्विंग दिस स्टील टेबल नाउ वी आर एबल टू सिलेक्ट दी सेक्शन विच इज एप्लीकेबल फॉर आवर सेक्शन। ओके, जो सेक्शन जो रहेगा वो ZE के आसपास ही हम लोग कंसिडर करेंगे, थोड़ा कम किया तो भी चलेगा लेकिन वो ZXX के आसपास ही चाहिए। सो टू अवॉइड दी फेलियर वॉट एवर, ऑब्वियसली अगर ये इससे कम अगर मैं लेता हूँ तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चेक यहाँ में फेल होगा, तो इसलिए मैं ZXX तुम लोग का थोड़ा सा ज़्यादा ही कंसिडर करके तुम लोग का सेक्शन सिलेक्ट करूंगा फ्रॉम दी स्टील टेबल। तो अपना नेक्स्ट स्टेप जो आता है दैट इज नथिंग बट स्टेप नंबर 3, दैट इज सिलेक्शन ऑफ दिस सेक्शन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ओके, नॉर्मली क्लासीफाई हम लोगों ने प्लास्टिक ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पे वापस एक बार चेक लेंगे कि हम लोगों ने जो सिलेक्ट किया हुआ है वो प्लास्टिक है कि नहीं। सो ZXX डिपेंडिंग ऑन दी ZE वैल्यू सिलेक्ट दी सेक्शन फ्रॉम दी स्टील टेबल। ओके, यहाँ पे मैंने सेक्शंस ऑलरेडी इंडिकेट किए हुए हैं, दैट इज ISLB, ISMB, ISWB। दीज आर दी सेक्शंस विच आर मेनली यूज्ड फॉर दी बीम सेक्शन। तो इसीलिए हम लोग इन तीनों में से ही सेक्शन सिलेक्ट करेंगे जिसका वैल्यू ZE तुम लोग को जो रिक्वायर्ड है उससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो डिपेंडिंग ऑन दैट ZE वैल्यू वी विल सिलेक्ट ISLB, ISMB, ISWB। ओके, राइट डाउन दी प्रॉपर्टीज ऑफ दी सिलेक्टेड सेक्शन। ओके, वॉट जो सेक्शन हम लोगों ने सिलेक्ट किया है स्टील टेबल से उसका टोटल प्रॉपर्टीज अपने को स्टील टेबल में दिया रहेगा, दैट इज उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी वाई एक्सिस, उसका वेब का थिकनेस रहेगा, उसका फ्लेंज का थिकनेस रहेगा, टोटल डेप्थ रहेगा, फ्लेंज का विड्थ रहेगा, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो रिक्वायर्ड है वही। ओके, जैसे हम लोग आगे जाओगे तुम लोग को पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें अपने को रिक्वायर्ड है, तो उसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे। So after write down the properties of the selected section, we will go for the classification of this section। तो classification of this section मैंने पहले ही बोला था तुम लोगों को, that is plastic section। देखो यहाँ पे हम लोग कैसे यहाँ पे assume करते हैं classification of this section, it is depend on the flange criteria that is B by TF and
वेब क्राइटेरिया दैट इज D/TW। तो हम लोग को ये दो रेशो पहले लेने पड़ेंगे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे दो रेशो कंसिडर करते हैं। देखो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है D1/TW, सेकेंड रेशो हम लोगों ने लिया है BH/TF। ओके, ये जो क्राइटेरिया है ये ऑलरेडी तुम लोग को IS कोड में है। इफ अगर मैं देखता हूँ तो आई थिंक टेबल नंबर 2 रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ दिस सेक्शन। वेट फॉर अ सेकेंड, मैं देखता हूँ। सेक्शन क्लासिफिकेशन, ओके फर्स्ट इसमें ही रहेगा। वेट, मैं टेबल तुम लोगों को इंडिकेट करता हूँ कि कौन से टेबल में रहेगा, सो यू आर एबल टू फाइंड इट आउट। ओके, तुम लोगों को टेबल नंबर 2 है आई थिंक। अभी ये इसमें मिल नहीं रहा है, लेकिन आपके पास अगर हार्ड कॉपी रहेगी, ओके, IS कोड की थोड़ी हार्ड कॉपी आपके पास रखो, बिकॉज उससे तुम लोगों को पेजेस जल्दी से मिल जाता है। ये तुम लोग लैपटॉप या फिर मोबाइल पे अगर सर्च करते रहोगे तो इट विल वेस्ट आवर टाइम। ओके, टेबल नंबर 2, पेज नंबर 18। ओके, यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे, लेट अस, आई विल शेयर दी, मैं शेयर करता हूँ तुम लोगों को। देखो यहाँ पे ये टेबल तुम लोगों का थोड़ा सा मैंने सैंपल लिया हुआ है। टेबल नंबर 2 यहाँ पे गिवन है, दैट इज लिमिटिंग विड्थ टू थिकनेस रेशो। ये हम लोग को क्लास ऑफ दिस सेक्शन इंडिकेट करता है। ओके, दैट इज कंप्रेशन एलिमेंट। इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे D1/TW और BH/TF का यहाँ पे रेशो निकालेंगे। तो अपना जो I सेक्शन है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, I सेक्शन का वेब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट दिया रहेगा, दैट इज वेब ऑफ एन I सेक्शन। देखो ये ऊपर का ही दिया हुआ है, वेब ऑफ एन I सेक्शन। थर्ड रो अगर चेक करोगे तो न्यूट्रल एक्सिस एट मिड डेप्थ हम लोग सिर्फ चेक करेंगे। तो यहाँ पे D/TW का रेशो दिया हुआ है। यहाँ पे बोला हुआ है क्लास 1 प्लास्टिक के लिए, देखो यहाँ पे 84 एप्सिलॉन, क्लास 2 के लिए 105 और क्लास 3 के लिए 126। ओके, नॉर्मली हम लोग प्लास्टिक सेक्शन एज्यूम किया हुआ है, तो नॉर्मली 84 एप्सिलॉन आना चाहिए, तभी जहाँ पे हम लोग मैक्सिमम वी कैन से इकोनॉमी अचीव करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये D/TW का हम लोग 84 एप्सिलॉन लिख रहे हैं। और नीचे जाओगे वेब के लिए, तो यहाँ पे B/T का भी आएगा तुम लोगों को, तो वो उसी सेक्शन में, तो मैं यहाँ पे अवॉइड करता हूँ। वी विल सी, जब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें हम लोग देख ही लेंगे। ओके, तो D1 मतलब क्या रहता है, एक्चुअल जो कंप्रेशन यूनिट रहता है, दैट इज D1 विल बी इक्वल्स टू D-2 इंटू TF प्लस R1। ओके, ये कंसेप्ट बहुत स्मॉल कंसेप्ट है। जब हम लोग I सेक्शन यहाँ पे एज्यूम करते हैं, तो I सेक्शन के लिए देखो यहाँ पे तुम लोग का जो स्ट्रेट मेंबर जो रहता है, जहाँ पे सेक्शंस का तुम लोग का थिकनेस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ये वाला लेंथ, दिस इज नथिंग बट यूर D1। तो ये हम लोग D1 कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज वी नो द टोटल डेप्थ। एज सेक्शन हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है, तो टोटल डेप्थ में से हम लोग क्या करेंगे, थिकनेस ऑफ द फ्लेंज और ये रूट रेडियस हम लोग माइनस करेंगे, तो दोनों साइड से माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने D-2 इंटू TF प्लस R1 किया हुआ है, वेयर एज TF इज नथिंग बट थिकनेस ऑफ द फ्लेंज एंड R1 इज नथिंग बट योर रूट रेडियस। सिमिलरली ये BH/TF जो रहेगा, इट इज़ नथिंग बट यहाँ पे फ्लेंज का जो तुम लोग का फ्लेंज का जो फ्लोटिंग जो है, फ्लेंज तुम लोग का दोनों साइड से रहता है ये। तो ये जो कैंटिलियर पार्ट है, सिर्फ कैंटिलियर पार्ट का ही अपने को ये रेशो लेना है। तो कैंटिलियर पार्ट अगर तुम लोग चेक करोगे तो ये BH इज़ नथिंग बट टोटल जो तुम लोग का वेट है उसका डिवाइडेड बाय 2 रहेगा, तो इसलिए ये BF/2 किया हुआ है। तो दोनों का हम लोग रेशो लेंगे, ये दोनों के अंदर ही चाहिए। नॉर्मली हम लोग ने प्लास्टिक सेक्शन कंसिडर करके ही किया हुआ है, तो ये तुम लोगों का सेटिस्फाई हो जाएगा। ये एप्सिलॉन है, इट इज़ नथिंग बट अंडर रूट ऑफ योर 250 डिवाइडेड बाय, इसके नीचे ही है वो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वेट मैं ऑब्जर्व करता हूँ, दिस इज 250 डिवाइडेड बाय FY, दैट इज एप्सिलॉन इज अंडर रूट ऑफ 250 डिवाइडेड बाय FY आता है, और FY का वैल्यू अपना कांस्टेंट ही रहने वाला है।
हम लोग 410 ही स्टिल यूज़ करने वाले हैं, तो उसके लिए ये 250 रहेगा। तो 250 डिवाइड बाई 250 विल बी 1, तो अंडर रूट ऑफ 1 विल बी 1। तो इसलिए ये एप्सिलॉन का वैल्यू जो रहेगा वो हमेशा 1 ही रहने वाला है फॉर आवर कैलकुलेशन। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं ये 84 और 9.4 से ये लेसर चाहिए, यही अपने को कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाना रहेगा। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस सेक्शन। अगर ये लेसर आता है तो इट इज प्लास्टिक सेक्शन, ओके। अगर ये ग्रेटर आएगा तो भी चलेगा। वी हैव द क्राइटेरिया, देखो यहाँ पे क्लास का क्राइटेरिया है 105 तक जाता है तो इट विल बी कॉम्पैक्ट सेक्शन, 1 to 6 तक जाता है तो इट विल बी सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन, और उसके भी आगे चला जाता है तो इट विल बी स्लेंडर सेक्शन। तो इसलिए हम लोग ये 3 क्राइटेरिया यूज करेंगे, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन दिस क्राइटेरिया वी हैव टू टेक दी बीटा बी वैल्यू। बीटा बी का वैल्यू जो रहेगा तुम लोगों का, इट विल डिपेंड ऑन दी टाइप ऑफ दिस सेक्शन, प्लास्टिक, कॉम्पैक्ट और सेमी कॉम्पैक्ट। आफ्टर डूइंग द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस सेक्शन, द नेक्स्ट स्टेप विल बी योर चेक फॉर द मोमेंट। ओके, सेम अभी हम लोग रिवर्स जा रहे हैं, दैट इज चेक फॉर द मोमेंट। अभी हम लोग ने क्या किया था, वी हैव टेकन प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस हम लोग ने कैलकुलेट किया था फैक्टर बेंडिंग मोमेंट से। अभी हम लोग ने सेक्शन सिलेक्ट कर लिया है, मतलब ZD अपने को पता है अभी, तो इसलिए डिपेंडिंग ऑन दैट ZD हम लोग ZP कैलकुलेट करेंगे, सेम उल्टा। ओके, दैट इज S इज इक्वल्स टू ZP डिवाइड बाई ZD, तो ZD विल बी इक्वल्स टू रिटर्न यहाँ पे ZP डिवाइड बाई S, तो ये हम लोग रिटर्न ZP कैलकुलेट करेंगे। बीटा बी का वैल्यू हम लोग लेंगे, अभी एक्चुअल वैल्यू लेंगे, वी विल नॉट कंसिडर कि प्लास्टिक सेक्शन ही है, जो अपने को क्लासिफिकेशन से जो मिला रहेगा। ओके, ऑन दिस क्लासिफिकेशन बेसिस से अपने को जो मिला रहेगा सेक्शन, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे बीटा बी का वैल्यू रहेंगे। अगर प्लास्टिक की सेक्शन है तो इट विल बी 1, अगर सेमी कॉम्पैक्ट है या फिर कॉम्पैक्ट है तो उसके लिए वैल्यू तुम लोगों को IS कोड में दिया रहेगा। FY अपने को पता है, गामा एमओ पता है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट वी कैन कैलकुलेट द मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ दिस सेक्शन जो हम लोग ने प्रोवाइड किया हुआ है। तो ऑब्वियसली जो कैपेसिटी रहेगा इट शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू मैक्सिमम फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, जिसके लिए हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं। ये सेटिस्फाई हो ही जाएगा, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन दिस सेक्शन ओनली हम लोगों ने ये सेक्शन सिलेक्ट किया था। नेक्स्ट जो रहेगा तुम लोगों का चेक, दैट इज चेक फॉर द शियर। चेक फॉर द शियर, अंडर शियर जो तुम लोगों का सेक्शन रहेगा, अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे इस डायग्राम को, तो नॉर्मली जो बीच वाला जो वेब रहता है वही अंडर शियर रहता है। ओके, बाकी जो फ्लेंजेस है वो शियर में कोई रेजिस्टेंस नहीं देते, बिकॉज आपका जो लोड रहेगा वो परफेक्टली सेंटर पे एक्ट होता है। तो मेन जो एरिया है विच इज़ अंडर योर शियर, तो ये ऊपर ये स्ट्रेट वाला वर्टिकल एरिया हम लोग कंसिडर करेंगे। सो ये अगर एरिया कंसिडर करते दैट विल बी TW मल्टीप्लाई बाई D। इट्स सिंपल फार्मूला, दैट इज एरिया इंटू स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस के लिए मैंने यहाँ पे √3 से डिवाइड किया, FY डिवाइड बाई √3, और तुम लोगों का एरिया अंडर दी शेयर। एरिया अंडर दी शेयर हम लोग ने लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली एरिया अंडर वॉट जो हम लोग VD निकाल रहे हैं, डिज़ाइन शेयर कैपेसिटी और डिज़ाइन शेयर रेजिस्टेंस, इट शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू मैक्सिमम फैक्टर्ड शेयर फोर्स। ऑलरेडी हम लोगों ने मैक्सिमम फैक्टर्ड शेयर फोर्स स्टार्टिंग में निकाला था, तो उससे ये ग्रेटर चाहिए, तो दिस इज अवर VD वैल्यू। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा दैट इज स्टेप नंबर 6, दैट इज वेब बकलिंग। देखो यहाँ पे दो तुम लोगों के मेन फेलियर है, दैट इज वेब बकलिंग एंड वेब क्रिपलिंग। अभी वेब बकलिंग और क्रिपलिंग मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे तुम लोगों को ये इमेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जैसे जैसे लोड यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, अगर तुम लोगों का वेब का अगर लेंथ ज़्यादा रहेगा, वेब का अगर लेंथ ज़्यादा रहेगा तो ये बेंड हो जाता है। ये बेंडिंग को ही हम लोग बोलते हैं वेब बकलिंग। ओके, नॉर्मली जो कंप्रेशन मेंबर है उसमें हम लोग बेंडिंग नाम नहीं यूज़ करते हैं, उसको हम लोग बकलिंग यूज़ करते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल में लोड नहीं लगाते। बेंडिंग कब होता है, जब ट्रांसवर्स लोडिंग हम लोग अप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग बेंडिंग बोलते हैं। इसीलिए जो एक्सियल में हम लोग लोड लगाने के बाद यहाँ पे बेंडिंग हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं बकलिंग। तो ये मैक्सिमम बकलिंग जो पॉसिबल है इट इज़ एट द सेंटर। तो आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल बकलिंग कहाँ पे होता है। सो वॉट एवर अगर आई सेक्शन अगर मैं कंसिडर करता हूँ, सिंपल इसमें अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो नॉर्मली जो बकलिंग जो रहता है इट इज़ एट द सेंटर, इट विल बी मैक्सिमम, ये ऐसे बेंड होने की चांसेस रहती है। तो इसलिए इस सेक्शन के ऊपर मैं यहाँ पे चेक लूँगा कि वॉट एवर तुम लोगों का जो मैक्सिमम वैल्यू जो है अपना शेयर का वो इसे पास हो रहा है कि नहीं, इसलिए अपने को यहाँ पे बकलिंग रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है। तो बकलिंग रेजिस्टेंस निकालने के लिए अपने को कंप्रेशन मेंबर का डिज़ाइन देखना पड़ेगा, बिकॉज ये जो तुम लोग का वेब है इट विल एक्ट एज ए कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर के लिए देखो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ कि हम लोग कैसे निकालेंगे, दैट इज टोटल
your capacity, buckling capacity will be nothing but buckling resistance FRB भी लोग बोल सकते हो तुम लोग, दैट विल बी इक्वल्स टू सिंपल स्ट्रेस इनटू एरिया। तो यहाँ पे स्ट्रेस जो रहेगा दैट इज नथिंग बट योर FCD विच इज नथिंग बट कंप्रेसिव कैपेसिटी ऑफ दिस सेक्शन मल्टीप्लाई स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया, दैट इज एरिया अंडर द बकलिंग AB। तो एरिया अंडर द बकलिंग निकालना इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टफ टास्क, और ये तुम लोगों का जो FCD है वो हम लोग कंप्रेशन डिज़ाइन से ही निकालते हैं। अभी देखो ये बकलिंग यहाँ पे हो रहा है, तो इसके लिए अपने को ये नॉर्मल दूसरा सेक्शन प्लान भी देखना पड़ेगा। इस साइड से अगर मैं देखता हूँ, ये नॉर्मली एंड सेक्शन के ऊपर होता है। अगर तुम लोगों ने सीट कनेक्शन अगर स्टडी किया है हम लोगों ने, तो देखो यहाँ पे सीट कनेक्शन या फिर कौन सा भी रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट पे यहाँ पे जो लोड का जो ट्रांसफ़र होता है, लोड का ट्रांसफ़र जो होता है इट इज़ एट 45 डिग्री। ओके, ये 45 डिग्री के ऊपर होता है। और तुम लोगों का बकलिंग का अगर सेक्शन हम लोग अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये परफेक्टली सेंटर के ऊपर है, ये तुम लोगों का सेक्शन है। तो इतना तुम लोगों को सेक्शन कंसिडर करना है अंडर द बकलिंग। वेराज इसको मैं डिवाइड करता हूँ, देखो ये लेंथ को लिखता हूँ मैं N1, वेराज ये जो रहेगा तुम लोगों का बेरिंग लेंथ रहेगा, दिस इज़ B1। जो हम लोगों ने सीट कनेक्शन में लिया था वैसे ही हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, दिस इज़ B1। तो B1 का वैल्यू जो रहेगा वो हम लोग एज्यूम करते हैं, बिकॉज अभी हम लोग यहाँ पे सीट कनेक्शन तो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग 100 mm हमेशा एज्यूम करेंगे। ओके, कि मिनिमम हम लोग 100 mm प्रोवाइड कर रहे हैं। वेराज N1 इज़ नथिंग बट, देखो ये 45 डिग्री है, अगर ये 45 डिग्री है तो फ्रंट साइड और एडजेसेंट साइड सेम ही रहेगा। तो फ्रंट साइड क्या है यहाँ पे, टोटल डेप्थ डिवाइडेड बाय 2, D/2 सेंटर पे, इसीलिए तो इसलिए ये तुम लोग का N1 का वैल्यू जो रहेगा वो भी D/2 ही रहेगा। तो N1 विल बी इक्वल्स टू टोटल डेप्थ डिवाइडेड बाय 2 रहेगा। तो अपने को ये टोटल एक एरिया मिल जाएगा, दैट इज एक लेंथ मिलेगा, टोटल लेंथ विल बी B1 प्लस N1। और दूसरा लेंथ क्या रहेगा, दैट इज नथिंग बट थिकनेस ऑफ द वेब। तो अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज AB, दैट इज एरिया अंडर द बकलिंग विल बी नथिंग बट B1 प्लस N1, दिस इज वन लेंथ मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ द वेब। बिकॉज यही जो तुम लोग का एरिया रहेगा दिस इज लेंथ, और इसका जो थिकनेस रहेगा वही अंडर बकलिंग फेल होने वाला है। So from this we can calculate this is the area under the buckling. Now FCD. FCD is nothing but compressive capacity of the section. तो compressive capacity of the section निकालने के लिए अपने को compressive member का डिज़ाइन ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो FCD will depend on the two section, that is first one that is slenderness ratio. FCD के लिए मैं नीचे लिखता हूँ, that is FCD will depend on slenderness ratio. स्लेंडरनेस रेशो, अभी स्लेंडरनेस रेशो हम लोग बोलोगे इसका क्या निकालने का है। स्लेंडरनेस रेशो, स्लेंडरनेस रेशो हम लोग निकालेंगे जो अंडर बकलिंग अपना ये जो मेंबर है वेब को हम लोग एज ए कंप्रेशन मेंबर यूज करते हैं। तो इसका टोटल लेंथ जो रहेगा उसका अपने को स्लेंडरनेस रेशो निकालना है। तो स्लेंडरनेस रेशो मतलब क्या रहता है, दैट इज योर L इफेक्टिव डिवाइडेड बाय L इफेक्टिव डिवाइडेड बाय R। तो L इफेक्टिव, अभी इसके लिए L इफेक्टिव हम लोग देखो, L इफेक्टिव मतलब क्या रहता है, डिपेंडिंग ऑन दी सपोर्ट कंडीशंस लेंथ मल्टीप्लाई बाय सम फैक्टर रहेगा। तो जो तुम लोग का वेब ऑफ द आई सेक्शन रहेगा उसके लिए वो फैक्टर कांस्टेंट है विच इज नथिंग बट 0.7। ओके, 0.7 ऑफ D1 बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो चेक करो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, D1 डिवाइडेड बाय R। अभी ये D1 मतलब क्या है, दैट इज टोटल इफेक्टिव लेंथ यहाँ पे जो रहेगा। देखो हम लोगों ने D1 का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। D1 जो है तुम लोग का इट इज़ नथिंग बट दिस D1। ओके, जो हम लोग का सेक्शन है जिसका थिकनेस कांस्टेंट है फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, वो हम लोग D1 कंसिडर करते हैं। तो वो D1 हम लोग यूज़ करेंगे फॉर दिस L इफेक्टिव के लिए, दैट इज 0.7 इंटू D1। वेर एज R हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट R, तो देखो ये सेक्शन जो हम लोग ले रहे हैं विच इज़ अंडर वी कैन से बकलिंग, इट इज़ नथिंग बट रेक्टेंगल सेक्शन। ऑब्जर्व करोगे तो इट इज़ रेक्टेंगल जिसका एक डायमेंशन है दैट इज थिकनेस ऑफ द वेब, और दूसरा जो डायमेंशन है इट इज़ नथिंग बट योर B1 प्लस N1। तो इसके लिए अपने को R निकालना है। हेयर वी आर कंसिडरिंग दी R मिनिमम। अगर कंप्रेशन मेंबर तुम लोगों ने स्टडी किया रहेगा तो R मिनिमम हम लोग स्लेंडरनेस रेशो के लिए कंसिडर करते हैं, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस सेक्शन के ऊपर जिस एक्सिस के ऊपर मिनिमम रहेगा वहाँ पे
कंप्रेशन की वजह से फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो इस सेक्शन के ऊपर सबसे कम रहेगा, तो इसलिए मैं ये सेक्शन कंसिडर कर रहा हूँ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द आर। तो आर मतलब क्या रहता है, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। इफ यू हैव स्टडीड द स्लेंडरनेस रेशियो, द आर इज नथिंग बट रेडियस ऑफ गायरेशन। और रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब क्या रहता है, जो हम लोग यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए देखो यहाँ पे सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या है, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया बोलते हैं उसको हम लोग। तो एरिया मल्टीप्लाई बाय ये जो तुम लोगों का डिस्टेंस रहता है, दो बार जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। यहाँ से अगर रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो आर विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ योर आई डिवाइडेड बाय एरिया रहेगा। तो आई तो अपने को इससे मिल जाएगा, दैट इज इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ आई विल बी बी डी क्यूब बाई 12। इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ इट इज़ एक्स, ओके, बिकॉज ये थोड़ा बड़ा टर्म है, तो इसको मैं एक्स बी मल्टीप्लाई बाई डी क्यूब डिवाइडेड बाय 12 लिख लूँगा, डिवाइडेड बाय एरिया कितना है, दैट इज एक्स इंटू टी डब्ल्यू। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करोगे अंडर रूट में तो ये अपने को मिल जाएगा, यहाँ पे सिर्फ टी स्क्वायर बचता है, तो अंडर रूट टी स्क्वायर विल बी टी ओनली डिवाइडेड बाय यहाँ पे सिर्फ 12 बचेगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ 12। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर आर, दैट इज आर मिनिमम। So to find out the slenderness ratio, we can check this ratio, that is 0.7 of d1 divided by r, where r is nothing but tw divided by under root of 12। अभी इससे हम लोग क्या करेंगे, देखो एफसीडी का वैल्यू हम लोग जब निकालते हैं, दैट एफसीडी वैल्यू विल बी फाइंड आउट बाय यूजिंग द योर स्लेंडरनेस रेशियो एंड क्लास ऑफ द सेक्शन। यहाँ पे दूसरा चीज जो है जिसके ऊपर डिपेंड रहेगा, दैट इज क्लास ऑफ सेक्शन। ओके, स्लेंडरनेस रेशियो एंड क्लास ऑफ सेक्शन। स्लेंडरनेस रेशियो तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, ये चेंज नहीं होने वाला है, ध्यान में रखो। ये सिर्फ तुम लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने इतना सिंप्लीफाई करके बताया हुआ है कि तुम लोगों को कोई डाउट ना आए, नहीं तो फिर बुक में देखोगे तुम लोगों को डायरेक्टली टी डब्ल्यू डिवाइड बाई रूट 12 दिया रहेगा, लेकिन ये कहाँ से आया उसके लिए मैंने यहाँ पे आर का वैल्यू कैलकुलेट करके बताया हुआ है। एफसीडी जब तुम लोग करोगे कंप्रेशन मेंबर का डिजाइन, अगर ऑलरेडी स्टार्ट किया तो तुम लोगों को पता रहेगा कि एफसीडी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द क्लास ऑफ द सेक्शन एंड स्लेंडरनेस रेशियो। तो क्लास ऑफ द सेक्शन के लिए अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे, क्लास ऑफ द सेक्शन ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के लिए क्लास ऑफ द सेक्शन हम लोग वी विल टेक फ्रॉम द टेबल नंबर 10। ओके, मैं टेबल नंबर 10 तुम लोगों को दिखाता हूँ। सेम यहाँ से तुम लोग को आ जाएगा टेबल नंबर 10, इट विल बी इन दी डिज़ाइन ऑफ द कंप्रेशन मेंबर का जो तुम लोगों का टेबल रहेगा उसके पीछे ही तुम लोगों का टेबल नंबर 10 रहेगा। ओके वेट, इसको हम लोग थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। चेक करोगे टेबल नंबर 10 इन द IS कोड, यू विल गेट दिस टेबल। ओके, ये हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल नंबर 10 में देखो तुम लोगों को टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, वेदर इट इज़ आई सेक्शन, हॉलो सेक्शन, या फिर वेल्डेड आई सेक्शन है, या फिर बॉक्स सेक्शन है, ये चैनल सेक्शन है, रेक्टेंगल सेक्शन है। अभी देखो जो हम लोग सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं वो कौन सा सेक्शन है, इफ़ यू ऑब्जर्व इट, सेक्शन जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं जिसका अपने को स्लेंडरनेस रेशियो निकाला हुआ है हम लोगों ने, इट इज नथिंग बट रेक्टेंगल सेक्शन। हम लोग आई सेक्शन नहीं ले रहे हैं, देखो हम लोग आई सेक्शन डिजाइन किया था फॉर दी बेंडिंग। अभी हम लोग जिसका कंप्रेशन कैपेसिटी निकाल रहे हैं, इट इज नथिंग बट दिस लेंथ, ये जो वेब है उसका, तो उसका क्रॉस सेक्शन क्या है, इट इज सिंपल वन रेक्टेंगल है। तो इस रेक्टेंगल के लिए तुम लोग का क्लास ऑफ दिस सेक्शन जो रहेगा, ये अगर चेक करोगे तो इट इज नथिंग बट लास्ट कॉलम अगर चेक करोगे रो, तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल सॉलिड सेक्शन। तो अबाउट एनी एक्सिस बकलिंग क्लास जो रहेगा इट इज नथिंग बट सी। तो ये चेंज नहीं होगा, बिकॉज हर टाइम हम लोग कोई भी सेक्शन लेंगे या फिर वहाँ पे सेक्शन लेने वाले वहाँ पे वो रेक्टेंगल ही रहने वाला है। ओके, बिकॉज वो कट कभी चेंज नहीं होगा, तो इसलिए तुम लोग का क्लास ऑफ दिस सेक्शन यहाँ पे सी रहने वाला है। सो वी कैन से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज फॉर बकलिंग सेक्शन, for buckling class C and slenderness ratio and KL by R, find the value of
एफ सी डी। ओके, ये दो चीज़ों के ऊपर ही एफ सी डी का वैल्यू तुम लोगों को दिया हुआ है। ये जो टेबल तुम लोगों को दिखाई देगा उससे पहले ही तुम लोगों को, इफ़ यू ऑब्जर्व, उससे पहले ही तुम लोगों को ये टेबल्स दिए हुए हैं, दैट इज़ टेबल नंबर 9। ओके, टेबल नंबर 9 अगर चेक करोगे, वेट फॉर सेकेंड, मैं तुम लोगों को डायरेक्टली टेबल नंबर 9 ही दिखा देता हूँ। आई होप इट इज़ विजिबल नाउ, चेक इट इन द IS कोड। अगर चेक करोगे तो टेबल नंबर 9 तुम लोगों को देखो, डोंट बी कंफ्यूज्ड, यहाँ पे टेबल नंबर 9 और तुम लोगों को टेबल नंबर 8 दो दिए हुए। ये जितने भी टेबल है ये क्लास के लिए, बकलिंग क्लास के लिए। तो कंप्रेशन मेंबर का जो डिज़ाइन रहता है वो दो तरीके से किया जा सकता है। दैट इज़ फर्स्ट वन फ्रॉम द रिडक्शन फैक्टर जो टेबल नंबर 8 में दिया हुआ है फॉर बकलिंग क्लास ABCD के लिए। ओके, तो 4 टेबल रहेंगे पहले टेबल नंबर 8 के। आफ्टर दैट टेबल नंबर 9A, देखो डिज़ाइन कंप्रेसिव स्टेट FCD दिया हुआ है फॉर कॉलम बकलिंग क्लास A के लिए। सिमिलरली वो B के लिए भी दिया है, C के लिए भी दिया है। तो तुम लोगों को टेबल नंबर 9C यूज़ करना है मेनली फॉर द डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस FCD फॉर द कॉलम बकलिंग क्लास C। तो इसमें अगर चेक करोगे देखो यहाँ पे KL/R का वैल्यू दिया हुआ है फर्स्ट कॉलम में। तो KL/R का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया रहेगा ऑलरेडी। तो डिपेंडिंग ऑन दैट KL/R वी विल फाइंड आउट द यील्ड स्ट्रेस Fy। देखो यहाँ पे Fy का वैल्यू हम लोग अगर चेक करेंगे तो ये तुम लोग का 250 के लिए हम लोग का यील्ड स्ट्रेस है। तो 250 के लिए तुम लोगों के ये जो कॉलम है 250 के अंदर, उसके लिए अपने को इंटरपोलेट करना पड़ेगा KL/R के लिए। तो इस कॉलम में जो वैल्यू रहेगी इट इज़ FCD वैल्यू, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू दिस KL/R। तो अगर तुम लोग का KL/R एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है, इट इज़ इन बिटवीन दिस वैल्यू, यानी कि अगर ये 70 या फिर 80 नहीं आता है, इसके बीच में आएगा, तो इसके रिस्पेक्ट टू ये जो वैल्यूज़ रहेंगे उसको तुम लोगों को इंटरपोलेट करना पड़ेगा। ओके, तो आफ्टर गेटिंग द इंटरपोलेशन वी विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू। तो फ्रॉम दैट वी विल फाइंड आउट द FCD। फाइंड द FCD यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, फाइंड FCD फ्रॉम टेबल 9C। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज टेबल्स बहुत है वहाँ पे, रीड करो तो बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ पे टेबल नंबर 9C से हम लोग लेंगे FCD का वैल्यू। वंस वी गेट द FCD वैल्यू we can put that FCD value in this equation, that is FCD multiplied by AB to get this buckling resistance, and that buckling resistance should be greater than or equal to your factored shear force। अगर ये ग्रेटर है इसका मतलब ये सेफ रहेगा। ये हो गया एक तुम लोग का वेब बकलिंग। देन वी विल सी नेक्स्ट स्टेप, दैट इज नथिंग बट योर वेब क्रिपलिंग। अभी देखो वेब क्रिपलिंग मतलब क्या है, दैट इज स्टेप नंबर 7। वेब क्रिपलिंग वॉट एवर जो मैं सिखा रहा हूँ वो IS कोड में भी है, लेकिन वो रिटर्न में है, तो इसलिए तुम लोगों को इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो इसलिए मैं डायरेक्टली वेब क्रिपलिंग देखो यहाँ से ही सिखा लेता हूँ। वेब बकलिंग जैसे होता है वैसे क्रिपलिंग भी होता है। क्रिपलिंग कहाँ पे होता है, जहाँ पे थिकनेस वैरी होता है। देखो अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे एक सेक्शन आता है बीच में, इसका जो तुम लोगों का थिकनेस जो रहता है, यहाँ पे रूट रेडियस रहेगा, रूट रेडियस से तुम लोगों का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे तुम लोगों का थिकनेस चेंज होगा। तो उस थिकनेस के ऊपर तुम लोगों का बकलिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बकलिंग मतलब क्रिपलिंग बोल रहा हूँ मैं। क्रिपलिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पे सेक्शन फेल हो जाता है ऑन दिस सेक्शन परफेक्टली। तो ये जो सेक्शन है यहाँ पे हम लोग रिटर्न रेजिस्टेंस चेक करेंगे। यहाँ पे तुम लोगों को डोंट वरी, यहाँ पे अपने को बकलिंग स्ट्रेस निकालने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस सेम ही रहेगा, सिर्फ एरिया अपने को चेक करना पड़ेगा। एरिया जो रहेगा इट इज़ डिफरेंट वन, बिकॉज हम लोग का सेक्शन चेंज हो रहा है मतलब एरिया भी चेंज हो जाएगा। लेट अस से यहाँ पे मैं एरिया के लिए डायग्राम बनाता हूँ। देखो ये नीचे का ही सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा मैं, यहाँ से तुम लोगों को पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे एक तुम लोग का टोटल नीचे का लेवल एक रहेगा, उसके ऊपर तुम लोगों के लिए एक ये तुम लोगों का थिकनेस जो रहेगा फ्लेंज का वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ।
उसके ऊपर एक और लाइन में ड्रॉ करता हूँ जहाँ पे तुम लोगों का रूट रेडियस जो है वहाँ पे चेंज हो जाता है। ओके, उसके बाद ऊपर साइड पे भी एक कुछ तो रहेगा। तो लेट अस कंसीडर, मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे रिटर्न में सेम क्राइटेरिया यूज़ कर रहा हूँ हम लोग। सीट कनेक्शन यूज़ करेंगे तो सीट कनेक्शन के लिए देखो यहाँ पे लेट अस एज्यूमेट कि यहाँ पे ये सपोर्टेड है। तो यहाँ से जो तुम लोगों का क्रिपलिंग के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें तुम लोगों को ये स्लोप कांस्टेंट दिया हुआ है इस कोड में कि एट कांस्टेंट स्लोप ऑफ 1:2.5 इस स्लोप पे यहाँ पे जो लोडिंग जो रहता है यहाँ पे तुम लोगों का फेलियर होने के चांसेस रहता है। तो इसके लिए अपने को ये टोटल एरिया लेना पड़ता है। तो ये एरिया जो रहेगा इट इज़ नथिंग बट फर्स्ट वन दिस इज B1 दैट इज बेयरिंग लेंथ प्लस इसको मैं N2 एज्यूम करता हूँ। तो N2 हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। एज वी नो दिस स्लोप ऑफ दिस लाइन दैट इज 1:2.5 वी कैन फाइंड आउट दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। यानी कि 1 वर्टिकल के लिए अगर ये 2.5 है तो टोटल वर्टिकल देखो यहाँ पे क्या है, थिकनेस ऑफ द फ्लेंज प्लस रूट रेडियस। तो थिकनेस ऑफ द फ्लेंज प्लस रूट रेडियस के लिए फिर ये N2 का वैल्यू कितना रहेगा, दैट N2 विल बी नथिंग बट योर 2.5 इन ब्रैकेट योर थिकनेस ऑफ द फ्लेंज प्लस रूट रेडियस। देन अगर तुम लोग एरिया अंडर द क्रिपलिंग अगर चेक करोगे तो दैट एरिया विल बी नथिंग बट योर B1 प्लस N2 मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ द वेब। अभी यहाँ पे B1 हम लोग सेम एज्यूम करेंगे दैट इज B1 विल बी नथिंग बट 100 mm जो हम लोगों ने बकलिंग में ही एज्यूम किया हुआ है। N2 हम लोग कैलकुलेट करेंगे दैट इज 2.5 इन ब्रैकेट TF प्लस R1 से। आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन वी विल गेट द एरिया अंडर द क्रिपलिंग बिकॉज जो एरिया जो है यहाँ पे भी ये रेक्टेंगल ही रहने वाला है तो वही एरिया हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आफ्टर गेटिंग दिस एरिया सिंपल क्रिपलिंग फोर्स अगर हम लोग निकालेंगे और वी कैन से क्रिपलिंग रेजिस्टेंस, that crippling resistance will be nothing but web crippling strength will be nothing but same that is area multiply by stress। तो stress यहाँ पे जो है it is nothing but Fy divided by gamma mo। ओके, एरिया तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई बाय ये स्ट्रेस करेंगे तो अपने को ये वेब क्रिपलिंग के लिए स्ट्रेंथ मिल जाएगी। वॉट एवर वेब क्रिपलिंग का जो रेजिस्टेंस रहेगा ऑब्वियसली इट शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू, इसको फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, शेयर फोर्स। तो इसलिए ये भी शेयर फोर्स से बड़ा होना चाहिए। तो दैट विल बी फैक्टर्ड शेयर फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए तभी जाके ये सेफ होगा। आफ्टर दैट लास्ट स्टेप जो रहेगा दैट इज नथिंग बट योर स्टेप नंबर 8 दैट इज चेक फॉर डिफ्लेक्शन। चेक फॉर डिफ्लेक्शन इट्स सिंपल वन। चेक फॉर डिफ्लेक्शन मीन्स मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हम लोग कैलकुलेट करेंगे जितना लोडिंग के वजह से आ रहा है। सो दैट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन विल डिपेंड ऑन द लोडिंग। तो इसके लिए हम लोग डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट बाय फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला अगर तुम लोगों को याद है जो सॉम में हम लोगों ने सीखा था तो वो हम लोग मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जैसे अगर UDL रहेगा तो इट विल बी 5 इंटू WL³ डिवाइडेड बाय 384 EI। ओके, ये एक सैम्पल लिख लेता हूँ मैं। डेल्टा विल बी इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 384 WL⁻³ डिवाइडेड बाय EI। ये किसके लिए, फॉर UDL। ओके, सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू UDL रहेगा तो ये हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह अगर टाइप ऑफ लोडिंग चेंज हो रहा है तो तुम लोग डेल्टा का वैल्यू भी तुम लोग का चेंज होगा। सो अगर कॉम्प्लिकेटेड लोडिंग आता है तो वी कैन यूज योर एनी मेथड दैट इज यूनिट लोड मेथड, कॉन्जुगेट बीम मेथड। ओके, तो वो मेथड हम लोग यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं दैट इज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। देन परमिसिबल डिफ्लेक्शन हम लोग को निकालना पड़ेगा जितना परमिसिबल है बाय IS कोड। परमिसिबल डिफ्लेक्शन विल बी नथिंग बट permissible deflection delta P is nothing but your span divided by 300 for simply supported। नॉर्मली हम लोग का बीम जो है वो सिंपली सपोर्टेड ही रहने वाला है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए लिख रहे हैं दैट इज स्पैन डिवाइडेड बाय 300। तो ऑब्वियसली ये परमिसिबल है तो तुम लोग का जो डेल्टा मैक्स जो रहेगा, डेल्टा मैक्स शुल बी विद इन परमिसिबल लिमिट। तो डेल्टा मैक्स शुल बी लेस देन और इक्वल टू योर डेल्टा P, तभी जाके ये सेफ रहेगा।
तो ये एक लास्ट चेक अपने को लेना पड़ेगा। अगर ये सेफ नहीं आता है तो तुम लोग को वापस सेक्शन में कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे, सो दैट ऑल द चेक्स विल बी वेरीफाइड। ओके, तो ये तुम लोग का टोटल डिज़ाइन है, दैट इज डिज़ाइन ऑफ द फ्लेक्चर मेंबर। इट विल बी कंप्राइजेस ऑफ टोटल 8 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम लोग फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स निकालते हैं। सेकेंड में हम लोग प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस और इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस निकालते हैं। then we select the section and classify it, then we will take the check for the moment, then check for the shear, then we will take the check for the buckling। अभी ये तुम लोगों को थोड़ा टफ लगेगा वेब बकलिंग का, बट जैसे ही तुम लोग कंप्रेशन मेंबर्स फिनिश करोगे तो तुम लोग को प्रैक्टिस हुआ रहेगा हम लोग का एफसीडी कैसे निकालते हैं हम लोग, तो ये वो भी वहाँ पे सिंपल हो जाएगा, बट फॉर द मार्क्स अपने को ये निकालना ही पड़ेगा। देन नेक्स्ट वन दैट इज वेब क्रिपलिंग एंड द लास्ट वन दैट इज चेक फॉर द डिफ्लेक्शन। अगर ये सेफ है तो हम लोग ये सिक्योरली यहाँ पे डिज़ाइन फिनिश कर सकते हैं फॉर द बीम और फ्लेक्चर मेंबर विच इज़ लैटरली सपोर्टेड।